आप जैसे वॉफ्चा इतना बड़ा ब्रांड अब बन चुका है, तो वॉफ्चा क्या एक ओवरहाइप ब्रांड है या एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है? ओवरहाइप ब्रांड तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल ही ब्रांड है। हम बहुत सब मीडियोकर ब्रांड है, हम बहुत अभी प्रीमियम ब्रांड की तरफ नहीं गए। अभी हमारे नंबर 2 आउटलेट भी नॉर्मल है। हमारा हाँ कोई ओवरहाइप नहीं है। जो चीज है वो जेन्युइनिटी के साथ होता है, जेन्युइनिटी के साथ हम काम करते हैं। अपना प्रोडक्ट हो, क्वालिटी हो, मेंटेन करके और उस हिसाब से कस्टमर को अच्छा डिलीवर करने का पूरा कोशिश करते हैं। आपका पैशन क्या था सर पहले? मतलब बिजनेस। अगर आपकी आज ही 30 या 40% सेल्स गिर जाए वॉफ्चा की जितनी भी है अभी, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि इसे दोबारा ग्रो करने की? हमारे पास जब पहले ब्रांड्स आते थे ना जिनकी सेल्स ऑलरेडी गिरी भी रहती थी, तो हमारा काम ही यही था कि हम मार्केटिंग एनालिसिस करके हम लोग उसका सेल्स कैसे बढ़ाना उस पर काम करते थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एक्साइटिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट लक्ष्य कुमार और दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स मौजूद है वो है चेतन जैन, द फाउंडर ऑफ वॉफ्चा। एक ऐसा नाम जिन्होंने यूरोपियन डिजर्ट को इंडिया में फ्रेश और यूनिक तरीके से इंट्रोड्यूस किया। तो आज हम जानेंगे उनसे उनकी सक्सेस की कहानी उनकी ही जुबानी। तो स्वागत करते हैं आज के मेहमान चेतन जैन, द फाउंडर ऑफ वॉफ्चा कंपनी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया बढ़िया, आपको देख लिया, आपसे मुलाकात हो गई, वो बढ़िया ही बढ़िया है। अरे शुक्रिया शुक्रिया। सर पहला सवाल यही है आपसे कि आप जैसे वॉफ्चा इतना बड़ा ब्रांड अब बन चुका है, तो आप उसके ऑनर हैं, आप फाउंडर हैं, डेफिनेटली आपसे तीखे सवाल भी बनते हैं। हाँ। तो वॉफ्चा क्या एक ओवरहाइप ब्रांड है या एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है? सर ये है क्या? ओवरहाइप ब्रांड तो नहीं बोलेंगे। अभी हम ब्रांड नॉर्मल ही ब्रांड है। हम बहुत सब मीडियोकर ब्रांड है, हम बहुत अभी प्रीमियम ब्रांड की तरफ नहीं गए। अभी हमारे नंबर 2 आउटलेट भी नॉर्मल है। हम लोग कीप ऑन ग्रोइंग है मार्केट में, धीरे धीरे हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। और हाँ कोई ओवरहाइप नहीं है। जो चीज है वो जेन्युइनिटी के साथ होता है, जेन्युइनिटी के साथ हम काम करते हैं। अपना प्रोडक्ट हो, क्वालिटी हो, मेंटेन करके और उस हिसाब से कस्टमर को अच्छा डिलीवर करने का पूरा कोशिश करते हैं। अच्छा, और सर ये बताइए, जैसे आपने बोला हर जगह है और ये सारी चीजें, तो ये बताइए कौन कौन से मेट्रो सिटीज में आपके ये सारे आउटलेट्स हैं? हम लोग मेट्रो सिटी पे तो पहले कम फोकस कर रहे थे, बिकॉज मेट्रो सिटी वाले लोग को तो सब चीज पहले से मिल जाता था। बट छोटे शहरों में बहुत डिफिकल्टीज आती थी। टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाइप ऑफ सिटीज में बहुत दिक्कत आती थी। लोग को वेराइटीज नहीं मिलती थी, लोग को डेजर्ट का मतलब नहीं पता रहता था कि क्या होता है वॉफल्स या क्या होता है डेजर्ट, क्या होता है इस टाइप का कल्चर, क्या होता है। लोग को जनरली वो लोग जब आते थे मेट्रोपॉलिटन सिटीज तभी वो लोग फोकस कर पाते थे या देख पाते थे, ट्राई कर पाते थे कि इस तरह का प्रोडक्ट होता है। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने टियर 2 सिटीज और टियर 3 सिटी से स्टार्ट किया था। अब धीरे धीरे हम लोग अभी साउथ की तरफ बैंगलोर हमने स्टार्ट कर लिया है। हमारे बैंगलोर में 3 आउटलेट चल रहे हैं, हैदराबाद में हमारे 3 आउटलेट चल रहे हैं। तो अब हम मेट्रो सिटीज पे भी फोकस कर रहे हैं, बिकॉज हमने टियर 2 में अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, और टियर 1 में भी हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। और डेफिनेटली हम लोग आने वाले कुछ महीनों में ही या इस साल में भी हम लोग सारे मेट्रो सिटीज जो भी इंडिया के सब कवर भी कर लेंगे। और हम लोग बेसिकली टियर 2 और टियर 3 सिटीज पे भी ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। और सर आजकल आपने देखा होगा कि ना, मतलब हर दूसरा बंदा आउटलेट लगा के वॉफल बेच रहा है। हाँ। ठीक है, तो आपके वॉफल में ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो दूसरों से अलग बनाता है? जो लोग आपके ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, लोग इतना मतलब इतना ओवर प्राइसिंग भी है। हाँ। थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा बहुत ओवर प्राइसिंग है। हाँ। तब भी लोग आपके ब्रांड को पसंद कर रहे हैं। हाँ। और आप देखेंगे मेरे घर के पास भी बहुत सारे वॉफल वाले हैं। ठीक है, उनके पास इतना नहीं होता, उनको वॉफ्चा का ही ब्रांड चाहिए उन्हें। तो ऐसा क्यों? आप ऐसा अलग क्या दे रहे हैं आप? तो बेसिकली वॉफल्स हर जगह मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आज के दिन वॉफल्स क्या, हर तरह का प्रोडक्ट हर जगह मिल रहा है। तो ये हुआ कि मार्केट में लोग की डिमांड बढ़ रही है। पहले लोग जानते नहीं थे, आज के दिन लोग जान रहे हैं। अगर नॉर्मल छोटे मोटे काउंटर्स पे भी वॉफल्स बिक रहे हैं, इसका मतलब लोग पसंद कर रहे हैं उस चीजों को और मार्केट उसका बड़ा होते जा रहा है। और जहां तक बात रही छोटे काउंटर्स की या कुछ भी, तो डेफिनेटली आज के दिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो मार्केट इज बहुत बड़ा, मतलब बहुत एक्सपेंशन की गुंजाइश है मार्केट में, या बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे जो सब कुछ बेचेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो क्या डिलीवर कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दूसरे ब्रांड खराब बेच रहे हैं या दूसरा ब्रांड अच्छा बेच रहा है। हम अपने तरफ से क्या कस्टमर को अच्छा दे रहे हैं वो उस पर हम फोकस ज्यादा रखते हैं। या वॉफल्स के साथ साथ हम अदर सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं कि उनको एक कंप्लीट रेंज मिल पाए। आज के दिन वो बाहर भी खाएंगे, उनको वो भी वॉफल्स ठीक मिलेगा, हमारा भी मिलेगा, हम भी उसमें जो बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे। अब हमारा वॉफल जो रहता है थोड़ा हल्का रहता है, मतलब लाइटर इन वेट रहता है, जिसकी वजह से
वॉफल्स बेसिकली एक डेजर्ट आइटम है जो हमारा प्रोडक्ट है। तो डेजर्ट आइटम खा करके कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत ज्यादा कुछ हेवी ले लिया है, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांड्स में बोलूंगा या कुछ कुछ आउटलेट्स में वॉफल्स बहुत हैवी मिलता है, बिल्कुल, कि आपको लगेगा कि मैंने एक वॉफल खा लिया तो मेरा एक मील हो गया। बट वॉफल शुड बी वेरी लाइटर एंड वेरी क्रिस्प एंड टेस्ट, जिसकी वजह से वो वॉफल जो जाए हमें लगे भी हमने खाया ज्यादा अमाउंट है, बट हमारे स्टमक में जाए तो हमें लगे कि नहीं, इस सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा कि एक आदमी ने एक वॉफल खाया तो काफी बढ़िया मजा आया, एक अच्छा फील आया। और जहां तक की रही प्राइसिंग की बात, तो वॉफल वाले जो बाहर में भी काउंटर बेच रहे हैं वही प्राइसिंग में हम लोग बेच रहे हैं। हम लोग कोई 200, 300, 400 रुपए में वॉफल्स नहीं बेच रहे हैं। जो बाहर में 100 से 150 रुपए का प्रोडक्ट रहता है, हम भी 100 से 150 में ही बेच रहे हैं। तो वहां पे आप खाओगे और हमारे यहाँ भी खाओगे तो एक्सपीरियंस आपको हमारे यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। जस्ट बिकॉज कि हमारा इंटीरियर और सारा चीज हम लोग ऐसा क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जेन्युइनिटी के साथ प्रोडक्ट दे रहे हैं, सारा प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेनेंस के साथ हाइजीन मेंटेन करके हम आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे बहुत फर्क पड़ जाता है। आप हर जगह खाओगे, आज पानी पूरी हर जगह मिलती है, पर आजकल ब्रांड्स में ही मिलती है। टेस्ट दोनों के अच्छे हैं, सब जगह लोग खा रहे हैं। समोसा है, आज के दिन समोसा भी हर जगह मिल रहा है। मतलब ऐसे छोटे प्रोडक्ट आजकल मार्केट स्ट्रेंथ, मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफी है, जो हर जगह भी बिकेगा तो भी लोग खाएंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ हम सर, आपने जैसे बताया कि इतना प्राइसिंग 200 रुपए नहीं है, 300 रुपए नहीं है, तो जैसे आजकल इंडिया में क्या है ना कि 200 रुपए का वॉफल मिलता है, 250 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का आप मान लीजिए, ठीक है, मिनिमम तो इससे कम नहीं आता, ठीक है। और घर पे हमारा नाश्ता सुबह 30 रुपए या 40 रुपए में हो जाता है। तो क्या ये ओवर प्राइसिंग नहीं है? ओवर प्राइसिंग देखो, 30 रुपए में नाश्ता मिल जाता है। आप 30 रुपए का नाश्ता कभी कभी कर रहे हो या रोज भी कर रहे हो, लेकिन आपको कभी तो मन करता है कि हम अच्छी जगह जाकर के कुछ अच्छा खाए, या हम 30 रुपए की जगह 300 रुपए का भी नाश्ता कभी कभी के लिए भी सर ओवर प्राइसिंग नहीं है। ओवर प्राइसिंग हम नहीं बोलेंगे, जस्ट बिकॉज की वो क्वालिटी भी हमें देना है। अगर आप आज के दिन एक डेयरी मिल्क अगर ले रहे हो, तो आप जो 60 रुपए का डेयरी मिल्क आता है या जो 80 रुपए का डेयरी मिल्क आता है, उतना क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट हम आपको एक वॉफल में दे रहे हैं। आपको उसके साथ साथ मिल रहा है 80 रुपए का जो चॉकलेट जा रहा है, उतना हम उसमें चॉकलेट डाल करके दे रहे हैं। तो आपको एक खाने के बाद भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल लगेगा कि यार मैंने कुछ खाया है, कुछ प्रोडक्ट मैंने ऐसा कंज्यूम किया है जो कि खा करके मेरे को मजा आ गया। अब आज के दिन आपको लोकल में 30 रुपए का, 40 रुपए का मिल सकता है ब्रेकफास्ट, और ये ब्रेकफास्ट आइटम नहीं है ना, बेसिकली ये आज के दिन ब्रेकफास्ट में चलता है। आउट ऑफ इंडिया या 5 स्टार होटल में जाओगे ना, वहां पे भी आपको वॉफल्स मिलेंगे ब्रेकफास्ट में। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट वाला आइटम जो है वो भी अपने पास बेचते हैं, वो तो हमारे पास 70-80 रुपए में मिल जाते हैं। अच्छा। जो बेसिक जो ब्रेकफास्ट वाले हनी बटर, मेपल बटर टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपको 80 से 100 रुपए में हमारे पास मिल जाते हैं। हमारे पास ब्रेकफास्ट हो गया, ये वाला जो ब्रेकफास्ट वाला आइटम है ये तो हम अपने पास बेच ही रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ हमारे पास आपको जो डेजर्ट्स कैटेगरी का जितना भी आता है, हर तरह का मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, अलग अलग वेराइटीज ऑफ चॉकलेट, न्यूटेला, कॉफी, बटर स्कॉच, इतने वेराइटीज ऑफ चॉकलेट आपको कहाँ मिलेगा। वो डिफर कर जाता है कि आप जो वैरायटी वेरिएशन खोज रहे हो, या आपको अलग अलग, रोज एक ही चीज तो खाओगे नहीं, रोज अलग अलग चीज आज के दिन खाना है। अगर रोज में एक नहीं, अगर सर अगर आप रोज अलग अलग अपने घर में नाश्ता भी कर रहे हैं, जैसे रोज आलू के पराठे या फिर पूली के पराठे, वो भी 30-40 रुपए में हो जाता है। तो कोई 200 या 300 रुपए का वॉफल खा के नाश्ता क्यों करेगा इतना महंगा, जिस हिसाब से इंडिया में गरीबी चल रही है। तो नाश्ता नहीं करेगा, लेकिन ये नाश्ता का प्रोडक्ट, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि नाश्ता नहीं, सर डेजर्ट। आज के दिन आप आइसक्रीम भी खाओगे तो आपको 150 रुपए तक आएगा। बट डेफिनेटली डेजर्ट है, लेकिन डेजर्ट भी इतना महंगा नहीं होना चाहिए ना कि आदमी का पॉकेट ही अलाउ ना करे सर। इतना महंगा है नहीं ना एक्चुअली। अगर आप, वही मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप ओवरऑल देखो तो चॉकलेट अगर इतना क्वांटिटी में जा रहा है तो उसकी एक वैल्यू तो रहेगी ना। बिल्कुल। जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसकी एक वैल्यू रहेगी ना। आज के दिन अगर हमने सेटअप किया है या हमारे पास स्टोर है, सब चीज है, तो वो एक वैल्यू क्रिएशन भी है। जो मशीन में बनाने वाला स्टाफ, एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, तो वो सारा चीज देने में उसकी वैल्यू लगती है। हम क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रहे, हम प्रोडक्ट क्वालिटी और मेंटेन एकदम आपको टॉप नॉच प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। सर कभी आपने करी है मार्जिन को बचाने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एक ही सिद्धांत है भाई, जो हो जाए, मैं जैन आदमी हूँ, जो चीज बेचना है जेन्युइनिटी के साथ और हाइजीन प्रॉपर 100% क्वालिटी के साथ। सारे प्रोडक्ट एगलेस हैं, सारे प्रोडक्ट जो हमारे मैन्युफैक्चर से जैसा हम बनवाते हैं और बहुत मेंटेन के साथ उसको बनवाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट हम अपने कंज्यूमर को भी देते हैं। अच्छा।
जो एसओपी भी हमारा बना हुआ है वो आप आज के दिन हमारे अगर पटना स्टोर पे खाओ, चाहे वो बैंगलोर स्टोर पे खाओ, चाहे वो जमशेदपुर स्टोर पे खाओ, आपको हर जगह पे वो प्रोडक्ट क्वालिटी आपको सेम मिलेगा। तो वो एक आपको जब एक लुक एंड फील आता है, एक ब्रांड वाला चीज आता है कि यार आज मैंने यहाँ पे खाया था ये डिफरेंस था, यहाँ पे खाया था ये डिफरेंस था, तो वो चीज आपको ये देखने को नहीं मिलता है। अच्छा सर, ये वाला ब्रांड आपका जो है ये टायर 2 टायर सिटीज में भी चलेगा या फिर अर्बन सिटीज के क्राउड तक ही लिमिटेड है? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने टीयर 2 सिटी से स्टार्ट किया था, और टीयर 2 के बाद हमने टीयर 3 में हम लोग गए थे एक्सपेरिमेंटल के लिए कि हम टीयर 3 में भी रन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और टीयर 2 टीयर 3 हमने अच्छे से रन करने के बाद, अच्छे से मार्केट ऑब्जर्व करने के बाद, सब चीज समझने के बाद हमने बोले कि यार ये मार्केट हर जगह पे फिट हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ डेजर्ट बेच रहे होते या सिर्फ वॉफल बेच रहे होते तो इसमें थोड़ा सा रहता है चैलेंजेस कि लोग को पता नहीं है, पर आज के दिन सब लोगों को पता है कि हम लोग क्या बेचते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग साइड में और साइड कुछ स्नैक्स आइटम, कुछ फास्ट फूड आइटम भी अपने मेन्यू में इंक्लूड किए हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट मील टाइप का ऑफरिंग कस्टमर्स को मिल जाता है। अच्छा। तो टायर 2 टायर 1 टायर 3 की कोई बात ही नहीं है, इसमें जैसा जगह रहेगा वैसा कस्टमर मिलेगा। हर जगह पे लोग हैं, हर जगह पे लोग को कुछ ना कुछ रोज नया चाहिए। बिल्कुल। तो जहां पे भी स्टोर जाएगा, जहां पे भी कुछ डेवलपमेंट होगा, वहां पे प्रोडक्ट्स आज हम हैं, कोई और प्रोडक्ट्स है, कोई भी रोज नया मार्केट में आएगा, रोज मार्केट में ट्रेंडिंग चलेगा। अगर हम टेस्ट, क्वालिटी और मार्केट अडेप्शन के हिसाब से अपना प्रोडक्ट में अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली सब जगह पे भीड़ रहेगी, सब जगह लोग आएंगे खाने पीने, और सब जगह सारा बिजनेस आज के दिन चलेगा। अभी तो सर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी डेफिनेटली अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, माता रानी कृपा है ये चीज। तो लेकिन अगर बहुत सारे और भी आपके जैसे ब्रांड है, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, KFC हो गया, या फिर स्टारबक्स हो गया, ठीक है, इनमें इतनी क्षमता है आपको कम्पीट करने की। अगर वो आज ही वॉफल अगर लॉन्च कर दे और आपसे बेटर क्वालिटी और बेटर क्वांटिटी और प्राइसिंग भी कम, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उन्हें कम्पीट करने की? आप क्या सर्वाइव कर पाओगे उनके सामने फिर? बेशक देखो, कोई भी कुछ भी लॉन्च कर सकता है। आप जैसे बात की मैकडी की, तो मैकडी को आप क्या नाम, किस चीज के लिए जानते हो, क्या बेचता है? बर्गर। आप बात की डोमिनोज की, डोमिनोज को आप क्या चीज के लिए जानते हो? और स्टारबक्स की बात की क्या चीज के लिए जानते हो? तो आप खुद ही अपना आंसर खुद से बता दिए। आज के दिन अगर मैकडी है तो मैकडी के पास आइसक्रीम भी है, मैकडी के पास नहीं, लेकिन सर उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बोला हुआ ना कि हम केवल, स्टारबक्स ने ये नहीं बोल रखा कि मैं केवल कॉफी ही बेचूंगा, या फिर मैकडी ने ये नहीं बोल रखा कि भाई मैं सिर्फ बर्गर ही बेचूंगा, कुछ भी। दे आर इंडिपेंडेंट टू सेल एनीथिंग इन द मार्केट। हमारे साथ भी इंडिपेंडेंसी है, हम भी कॉफी भी बेच रहे हैं, हम बर्गर्स भी बेच रहे हैं, हम पिज्जाज भी बेच रहे हैं कोई आउटलेट पे, हम भी मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बट हर चीज के लिए ना एक हीरो प्रोडक्ट होता है। जैसे हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास वॉफल्स है, जो हमारा हीरो प्रोडक्ट है। अब कल हमारा ब्रांड भी, अगर हम कहीं पे पिज्जा भी बेचते हैं ना, तो हम कभी भी ये हाईलाइट नहीं करते वी आर अ पिज्जा ब्रांड, वी आर अ बर्गर ब्रांड, वी आर अ सैंडविच ब्रांड। हम लोग यही हाईलाइट करते हैं कि वी आर अ डेजर्ट कैफे, कि आपको कंप्लीट रेंज ऑफ डेजर्ट्स मिल जाएगा, वाइड रेंज ऑफ डेजर्ट मिल जाएगा। एक एसक्यूयू को लॉन्च करना कोई बड़े ब्रांड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस, उसका R&D, उसका डेवलपमेंट बहुत सारा टाइम टेकिंग होता है। वो करने को आज भी वो सारे चीज कर सकते हैं, बट उनका जो कॉन्सेंट्रेशन, जिस वजह से उनका ब्रांड का पिक्चर है, वो उस पर ज्यादा फोकस रखते हैं रेदर देन वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनका जो कोर बिजनेसेस है वो उनका उसी से आएगा जो उनका मेन प्रोडक्ट है। आज आपको चोको लावा केक हमारे पास भी है, चोको लावा केक डोमिनोज के पास भी है, बट उनका चोको लावा केक और हमारा चोको लावा केक दोनों में डिफरेंस है। उनका भी वो साइड्स आइटम है, हमारा भी साइड्स आइटम है। तो बहुत सारे लोग जब जाएंगे डोमिनोज तो एक माइंडसेट करके जाएंगे कि हमें पिज्जा खाने जाना है, हमारे पास आएंगे तो एक बोलेंगे यार हमें वॉफल्स खाने जाना है, हमें डेजर्ट्स खाने जाना है। अब आए तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हमारे साथ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर उनको मिल जाए तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। आज के दिन भी अगर हमारा टोटल सेल्स देखा जाए 100% ऑफ सेल्स में हमारा 70% ऑफ द सेल्स सिर्फ डेजर्ट्स का है। रेस्ट 30% हम लोग करते हैं कि हमारे पास वेराइटीज ऑफ कस्टमर, और एक कस्टमर को पूरा फुलफिलमेंट कैफे एक पूरा फील दे पाए। तो जब भी कोई ब्रांड आएगा कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा, और मैं जैसे भी बताया कि आप कम्पीट कैसे करेंगे सर? इंडिया में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। अगर सब लोग भी कुछ ना कुछ बेचेंगे ना, सबके पास एनफ मार्जिन है। पिज्जा है, डोमिनोज सेम तरह की ब्रांड है, मैकडी, बर्गर किंग सेम तरह की ब्रांड सर नहीं, लेकिन वो प्राइस में कम्पीट करता है डोमिनोज। पिज्जा का थोड़ा महंगा है, मैंने ये देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा एक्सपेंसिव पिज्जा मिलते हैं, उनके पास ऑफर्स देते हैं, बट लेकिन क्वालिटीज
नेक्स्ट लेवल हाँ पिज्जा हट की। लेकिन आजकल इंडिया में ऐसा कुछ चलता नहीं है। वो सब जहाँ पे 10 रुपए सस्ता मिलता है चीजें, वहीं वो लोग भागते हैं। तो डोमिनोज ने वही चीज पकड़ी लोगों की कि इंडिया में सस्ता बेचो चाहे कूड़ा बेचो, कोई प्रॉब्लम जो प्रोडक्ट जिनके पास ज्यादा सेल होता है ना, उसको प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा आता है। बिल्कुल सही, मार्जिन उनके पास ज्यादा रहता है। आज अगर वो प्रोडक्ट, आप बहुत सारे कैफे में पहले भी देखे होंगे, सबके पास वॉफल्स रहता था मेन्यू में, पर आप उनके पास जाकर के पूछो कि उनका वॉफल्स का सेल कितना है, तो बताएंगे सर दिन भर में 1-2। ये स्थिति है मार्केट की, मैं बता रहा हूँ आपको जेन्युइनिटी के साथ, जो हमने भी ऑब्जर्व किया है कि एक प्रोडक्ट का जो हीरो रहता है ना, वो हमेशा हीरो ही रहता है। अच्छा, आज के दिन अगर वॉफल्स का दूसरा ब्रांड भी आएगा तो वॉफल्स अगर कोई है तो वो वॉफल्स अच्छा करेगा। बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, पर तब भी इतने ब्रांड्स नहीं है जिनके पास नंबर्स ऑफ स्टोर और ज्यादा डिलीवरेबल्स है। कुछ है जिसके 50 से ऊपर आउटलेट है, 30 से ऊपर आउटलेट है, बट हाँ मार्केट में अभी भी गैप है। आज के दिन अगर पिज्जा की भी बात करें तो मार्केट में 50 ब्रांड है जो पिज्जा के ब्रांड है। मार्केट में बर्गर की बात करें, बर्गर की में 50 ब्रांड्स है, उसमें से कोई बहुत टॉप लेवल, कोई मिड लेवल, कोई स्मॉल लेवल, लेकिन बिजनेस धंधा सब कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी सबको अपने हिसाब से आती है, एसओपी जो भी जैसे मैनेज करते हैं उस हिसाब से वो धंधा कर सकते हैं। तो यहाँ बात रही कि ब्रांड सस्टेनेबिलिटी की, तो लोग हैं आज के दिन, अगर मेरे पास 5 किलोमीटर के रेडियस में मेरे को अगर लगता है कि यार मेरे को पिज्जा खाने जाना है, तो मेरे नियर बाई में जो होगा वहां से हम जाके खाएंगे ना, मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा ना। तो मार्केट में है ना, 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने सारे लोग रहते हैं सर। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बहुत से लोग ऐसे भी है कि जैसे अभी हम बैठे हैं नोएडा में, आपने जैन चिकनजी का नाम जरूर सुना होगा, मोदी नगर में, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा, हम दिल्ली में रहते हैं, मयूर विहार में, और मयूर विहार से हम मोदी नगर जाते थे सिर्फ जैन चिकनजी पीने के लिए, ठीक है। तो क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कि ना ऐसा नहीं है जैसा आपने बोला ना कि हम अगर पिज्जा खाना है बगल से खा लेंगे। अगर 10 किलोमीटर दूर हमारा फेवरेट पिज्जा है तो डेफिनेटली हम 10 किलोमीटर दूर ही जाएंगे, ठीक है। इंसान की ये फितरत होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी जैन चिकनजी का आपको एग्जांपल दिया कि हम वहां जाते थे, तो क्वालिटी ऑल्सो मैटर सर। तो जैन चिकनजी जाते थे, लेकिन आप 10 किलोमीटर कितना दिन जाओगे? हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल महीने में दो बार मैक्सिमम। वॉफल्स का एक कोई ब्रांड है आपसे 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आप बेशक उसके यहाँ रेगुलर कस्टमर हो, एक दिन आपको मन किया कि यार रास्ते से जा रहे, ये भी एक नया ब्रांड खुला है वॉफल का, यहाँ ट्राई करते हैं, ठीक है, और आप वहां पे हमारे पास एक बार ट्राई करने आए। हमने अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइसिंग में आपको डिलीवर किया, आपको ट्राई कराया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपके दिमाग में ये ब्रांड का फितूर या ये वो तो नहीं रहेगा ना कि यार मेरे को वहीं जाना है। जब मेरे को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं बगल में ही चला जाऊंगा, मैं यहां भी खा सकता हूं। आज के दिन उनके पास भले 500 कस्टमर है, पर हमारे पास भी तो 200-300 कस्टमर है। बिल्कुल सही बात है। तो मार्केट में है ना हजारों कस्टमर है, कुछ तो हम बेचेंगे ही और उसी में से हम धंधा निकालेंगे। बिल्कुल सर। और आज वो ब्रांड है, कल के दिन हम भी छोटे ब्रांड ही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो नाम लोग मार्केट में जानने लग गए ना कि यार ये ब्रांड है। बिल्कुल सर, सब जानते हैं सर आपको, माता रानी की कृपा है आपके ऊपर सर, बहुत जानते हैं आपको तो। और आपके फ्रेंचाइजीज भी बहुत हैं आपके आउटलेट्स में, है ना। तो सर फ्रेंचाइजीज में सबसे बड़ा झूठ क्या है जो फाउंडर्स नहीं बताते एक्चुअली में? देखो, फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ा झूठ ये है कि फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप ये सोचोगे कि मेरा धंधा बहुत आ जाएगा, एक दिन में करोड़पति हो जाएंगे, बिना मेहनत किए मेरे को बिजनेस आ जाएगा, बिना कुछ किए मेरे को कस्टमर्स आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। आज के दिन अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो ब्रांड, अगर ब्रांड पे मेहनत की है तो वो ब्रांड बनी है। आप भी फ्रेंचाइजी लिए हो तो आपको उसको बिजनेस की तरह समझना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि सब ऑटोमेटेड होने के बाद भी वो धंधा आ जाएगा तो वो धंधा नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। आप अगर दुकान पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने शॉप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कैसे चलेगा? बिल्कुल, फ्रेंचाइजी लेके और काम खत्म करने वाली बात नहीं है। आपके शॉप पे अगर लोग ग्लव्स पहन के काम नहीं कर रहे, शावर कैप पहन के काम नहीं कर रहे, चॉकलेट अच्छा से रखा हुआ नहीं है, मच्छर आ रहे हैं, कीड़ा आ रहे हैं, गंदा है शॉप, स्टाफ ग्रूम्ड नहीं है, अगर वो सब ऐसा रहेगा तो क्या आप बोलोगे कि आपका प्रोडक्ट में दिक्कत है? नहीं बोल सकते हो ना। तो अगर आपने फ्रेंचाइजी ली या मेरे आउटलेट है, अगर आप प्रोडक्ट और अपना सर्विसेज को जिस हिसाब से हम सिखा रहे हैं, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं, थोड़ा उस हिसाब से फॉलो करो, थोड़ा आप एफर्ट करो, थोड़ा हम करेंगे, दोनों हाथ मिला करके चलेंगे तो काम बढ़िया होगा। आप भी धंधा करोगे, हम भी धंधा करेंगे, आप भी प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किए हो ना,
हम भी प्रॉफिट कमाने के लिए फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ताली दोनों हाथ से बजता है, अगर हम बोलेंगे कि नहीं आपने सिर्फ एक हाथ से आप सोचोगे कि ताली हम बजा ले, तो ताली बजेगा लेकिन साउंड नहीं आएगा। मैंने तो कोई फ्रेंचाइजी ली नहीं है सर। हाँ। और मैं फ्रेंचाइजी आपकी लेना चाहता हूँ। आपने दे दी मुझे फ्रेंचाइजी, ठीक है, आप कितना % आप प्रॉफिट मार्जिन लेंगे? मैं प्रॉफिट मार्जिन कितना लूंगा, या फिर आप मतलब नहीं समझा? मेरी सेल्स हुई, हाँ ठीक है, और मेरा प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 5 लाख रुपए महीना। हाँ। एक एस्टिमेट हाइपोथेटिकल स्टोर का सेल आपका 5 लाख हुआ। 5 लाख हुआ, तो आपको कितना % देना पड़ेगा मुझे? हमारा एक 5 to 7.5% के बीच में हम लोग रॉयल्टी चार्ज करते हैं। अच्छा। वो भी कुछ महीने बाद, कुछ महीने हम आपको ग्रेस पीरियड देते हैं ताकि आप भी बिजनेस समझो, बिजनेस बनाओ। अच्छा। उसके बाद 5 to 7.5% हम आपसे मार्जिन लेते हैं टोटल सेल में से, और उसके बाद वो जितना भी आपका आएगा वो आपका पैसा रहेगा। अच्छा, लाइक 5,000, अगर 5 लाख की अगर प्रॉफिट 5 लाख की आपकी सेल हुई तो 30,000 रुपए? नहीं 30,000 रुपए तो हमारा 25-30,000 रुपए तो ये तो हम लिए। हाँ, वो हम आपकी कह रहा हूँ, वो हम लिए। हाँ। बट आपकी जो प्रॉफिट आएगी मोटा मोटी आप मान के चलो, सारे खर्चे काटने के बाद हमें देने के बाद, माल मटेरियल का, दुकान का बिजली, रेंट, स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सब चीज कम करने के बाद भी ना आपको सबको देने के बाद भी 20 से 25% आपको इन हैंड बचेगा। 20 से 25,000? 20 से 25% ऑफ टोटल सेल। 5 लाख का आपका सेल है, आपको मेरे को भी दे दिया, आपने सबको दे दिया, आपने मटेरियल का भी पेमेंट दे दिया, आपने रेंट भी दे दिया, आपने बिजली बिल भी दे दिया, आपने सारे खर्चे काटने के बाद भी आपको अराउंड 20 से 25% बचेंगे टोटल में से। मतलब वही 1.5 लाख के आसपास, लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको पैसा बचेगा। 1.5 लाख से 1.5 लाख के आसपास। देखिए बहुत से लोग, मैं इसलिए सवाल करने से पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ कि फूड इंडस्ट्री में बहुत से लोग कहते हैं कि पैशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, क्या पैशन ओवर हाइप्ड वर्ड है फूड बिजनेस के लिए, या सिर्फ सारा गेम ही मार्जिन का है इसमें? पैशन, मार्जिन सब चीज रिलेटेड है। पैशन होना चाहिए आप में काम करने का। अगर आप सोचोगे कि मैंने बिजनेस कर लिया, धंधा अपने आप आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर पैशन के साथ बिजनेस कर रहे हो, आप पैशन के साथ अपना काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली आप कमाओगे, मार्जिन भी आएगा, सब चीज आएगा। अब आप पैशनेट ही नहीं हो, आपको लगा भाई यार मेरे पास पैसे हैं, मैंने 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा दिया, लो भाई मेरे को आउटलेट खोल दो, अब मैं सोचूंगा मेरे पास पैसे आ रहे हैं रेगुलर, वो नहीं चलता है। वो आज क्या, मेरी क्या, कोई भी ब्रांड के फ्रेंचाइजी ले लोगे, अगर आप फोकस नहीं हो उस चीज के लिए तो आपको धंधा नहीं मिलेगा। आप अगर मार्जिन की बात कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। फ्रेंचाइजी लोग क्यों लेते हैं? सीधी सी बात है कि आप अगर, जैसे कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई सेकेंडरी बिजनेस प्लान किया कि मेरे को और कुछ स्टार्ट करना है, मान लीजिए मैंने अमूल की फ्रेंचाइजी ले ली। हाँ, अब बताइए इसके बाद। अमूल की आपने फ्रेंचाइजी ले ली, तो आपने अमूल की फ्रेंचाइजी क्यों ली? अगर आप खुद से स्टार्ट करते तो आपको बहुत समय लगता, माल लेना, मार्जिन निकालना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, कस्टमर निकालना। बहुत ज्यादा, उनकी ऑलरेडी मार्केटिंग हुई है, उनकी ऑलरेडी मार्केटिंग हुई है और उनके पास आइडिया है कि आपको बिजनेस कैसे करना है। कैसे वो बता सकते हैं कि आपको डीप फ्रीजर कितने टेम्परेचर पे रखना है, माल कैसे मंगाना है, रॉ मटेरियल कैसे मंगाना है, प्रोडक्ट आएगा तो कैसे मंगाना है, जब कस्टमर आएगा तो उसको कैसे सेल करना है, उसका शेल्फ लाइफ क्या होता है, उसको सब चीज हैंडल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुछ भी कैसे हैंडल करते हैं। बिल्कुल। तो वही चीज अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हो, तो ये आप जो मेहनत करोगे डे 1 से 0 से आप 100 तक पहुंचने में, उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपको हो सकता है 3-4 साल 5 साल लग जाए सीखते सीखते कि क्या कैसे रहेगा, गिरोगे उठोगे। हम तो गिर करके उठ चुके हैं, हम अपने बिजनेस में बहुत बार ठोकरी भी खाए हैं, बहुत बार गिरे भी, हमने भी नुकसान किए, हमने भी लॉसेस किए, हमारे भी शॉप बंद हुए, हमारे साथ भी बहुत सारा निगेटिव हुआ है, तब भी हम उसको विलिंगली, पैशनेटली सब चीज कर रहे हैं, डे बाई डे, फॉर इम्प्रूविंग, फॉर सब चीज की यार अच्छा कैसे हो सकता है, और अच्छा क्या कर सकते हो, और अच्छा क्या कर सकते हैं। जहां जहां पे लोग फंस रहे हैं, फ्रेंचाइजी वाले को जो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज दिन भर हम जब करते हैं और सब चीज जब गाइड करते हैं, तो फिर धंधा बनता है। सर, तो आपको मोटिवेट कौन कर रहा था इन सब चीजों के, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट था उस टाइम? वॉफ्चा, वैसे मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि वॉफ्चा स्टार्ट करने के पीछे आपको मोटिव किया था? बेसिकली पहले मैं मार्केटिंग काम करता था, बेसिकली हमारा काम था दूसरे ब्रांड्स को स्टार्ट करके उसके ग्रोथ में हेल्प करना। मैं पुणे रहता था, मार्केटिंग एजेंसी थी हमारी, हम लोग उसमें कोई भी स्टार्टअप आते थे उसको हम लोग ग्रो करने में हेल्प करते थे
कि आपका मार्केट कैसे ग्रो होगा, सब चीज कैसे मार्केट स्टडी होगा, नए कस्टमर कैसे आएंगे। इस हिसाब से मैंने सोचा कि एक चलो वेंचर्स अपना फूड में स्टार्ट करते हैं। तो फूड में मैंने मल्टीपल ब्रांड्स के साथ, मल्टीपल आउटलेट्स के साथ मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करके, खुद फ्रेंचाइजी में घुस करके, किसी के अंडर में भी रह करके काम करके सब चीज सीखा कि क्या होता है। फिर मैंने सोचा, मैंने कैफे किया, मैंने रेस्टोरेंट किया, मैंने ठेला तक लगाया है, मैंने छोटा सा ठेला भी लगा करके बिजनेस किया है जिसमें मैं खुद खड़ा होकर के बेच रहा हूँ। अपने स्टोर पे भी आज के दिन जरूरत पड़ता है, मैं खुद से खड़ा होकर के बेचना चाहता हूँ, बेच पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई शर्म नहीं है कि हाँ छोटा काम है बड़ा काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और वो तो आपका अपना ही काम है। मैं कुछ समय जब पहले काम स्टार्ट किया था तो मैं रोड पे खड़ा होकर पैम्पलेट भी बांटता था। अच्छा। सब चीज होने के बाद, वेल स्टैब्लिश फैमिली के साथ बिलोंग करने के बाद भी मेरे को उस समय 200 रुपया मिलता था पर डे। मेरे को लगता था कि यार क्या कर रहा हूँ। कब की बात है ये 2016 की, 15-16 की, 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, 15 की बात होगी अप्रोक्स। तो मेरे को लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि ये चीज के लिए मतलब घर वाले यार बोलेंगे कि क्या कर रहा है। बिल्कुल। बट मेरे घर वाले ने कभी रोका नहीं कि हाँ यार ये छोटा काम है, ये बड़ा लड़का काम है, मेहनत कर रहा है, चलो कर रहा है, जो है कर रहा है, करने दो। मैंने कल बोला कि मेरे को एक छोटा सा ठेला काट लगाना है, तो उसके लिए भी किसी ने नहीं बोला कि यार जो है अपना है ना, अपने लिए आदमी काम कर रहा है, कोई दूसरा क्या जज करेगा। बिल्कुल सही बात। आज के दिन हम अपनी दुकान में अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लोग बोलेगा अरे यार देखो छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा है, छोटा सा कैफे चला रहा है, देखो ठेला पे खड़ा हुआ है छोटा। अरे भाई वो अच्छा धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत स्ट्रगल करके कोई भी काम कर रहा है। अब आज के दिन लोग को लगता है कि नहीं यार अपने पैसा है, कुछ भी कर लेंगे, पैसा आज है कल के दिन नहीं रहेगा, डूब जाएगा, क्या करेंगे। जब जीरो से शुरू हुए हैं ना, तो अभी अपने को पता है कि एक एक चीज की वैल्यू क्या होती है। सर ये बताइए कि जैसे क्या आपको अगर दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिले तो आप क्या, सब कुछ आपका बंद हो गया मान लीजिए, और भगवान न करे ऐसा हो कभी, ठीक है, तो ना सब कुछ आपका बंद हो गया, अब आपको दोबारा स्टार्ट करना है, अब आपके पास नॉलेज भी है, कैसे बिजनेस चलाते हैं, क्या कैसे करते हैं, सब कुछ पता है, है ना, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ, तो आप क्या वॉफचा ही स्टार्ट कर पाएंगे या फिर आप किसी फूड इंडस्ट्री में ही जाएंगे या फिर कुछ और स्टार्टअप करेंगे आप? मैंने आज तक अगर आप समझो, मैं, आपका पैशन क्या था सर पहले, मतलब बिजनेस, फूड से ऐसा कोई पैशनेट नहीं था मेरे को, था बस बिजनेस। मैं बचपन से, मतलब क्लास 3-4 से बात करूं तो मैंने कभी भी घर से पॉकेट मनी नहीं लिया है। अच्छा, 3-4 से मेरे को पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था। मैं उस समय से मेरे को लगता था कि 2 पैसे कहां से बन सकते हैं। मैं स्कूल में अपने कभी कोई पेन बेच रहा हूँ, कभी कोई बढ़िया इंपोर्टेड पेन आया, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आया तो मैं बेच रहा हूँ। कोई बुक है, जैसे इंग्लिश वर्कबुक हमारे पास हमेशा स्कूल वगैरह टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। मैं डायरेक्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट कहाँ से आता है, कहाँ मिलेगा, मैं उसको जाकर के खोज करके अप्रोच करता था। मैं 300 किताबें ऑर्डर किया और स्कूल में सब बच्चों को बोला किताब मेरे से ले लेना। ये सर, ये पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे थे क्योंकि 3rd-4th क्लास के बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता कुछ भी, बस ये था तो आपको कौन मोटिवेट कर रहा था कि आपको बिजनेस करना है या फिर वो चीज थी? शुरू से वही चीज देखा है कि पैसा पैसा, बिजनेस, गल्ला धंधा, यही चीज देखा है। तो अपने को बस यही था कि भाई अपने को कहाँ से आ सकता है, अपने को खर्चा है, घूमना है, फिरना है। आज अगर स्कूल में कैंटीन में पार्टी दे रहे हैं लोग, ये दे रहे हैं, घर से बोलते थे कि पार्टी देना, मना कर देते थे कि नहीं नहीं क्यों करना ये सब। मेरे को लगता था कि नहीं यार थोड़ा बहुत तो खाने पीने खर्चा के लिए चाहिए, तो ठीक है, लगता था कि यार इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 पैसा, करके देखते हैं। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा काम किए 6th स्टैंडर्ड में, फिर और कुछ किए, मोबाइल बेचते थे सेकेंड हैंड 6-7 स्टैंडर्ड में, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बेचते थे, जो भी चीज मिलता था उसको बेच लेते थे। और सेल्स आपकी सेल्स अच्छी थी, जो मिलता था कुछ भी धंधा लाने के लिए वो कर लेते थे। अच्छा, और ये बताइए कि आज अगर आप कह रहे हैं आप सेल्स में अच्छे हैं, हाँ, ठीक है, तो आप सेल्स से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी आज ही 30 या 40% सेल्स गिर जाए वॉफचा की, जितनी भी है अभी, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि इसे दोबारा ग्रो करने की? हमारे पास जब पहले ब्रांड्स आते थे ना जिनकी सेल्स ऑलरेडी गिरी हुई रहती थी, तो हमारा काम ही यही था कि हम मार्केटिंग एनालिसिस करके हम लोग उसका सेल्स कैसे बढ़ाना उस पर काम करते थे। कि पहले हम लोग पूरा एक पिक्चर बना करके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, पहले प्रॉब्लम पूरा नोट डाउन किया, ये सारी प्रॉब्लम है और क्या किस वजह से हमारी सेल्स नहीं आ रही है। तो जो सारी हमने एसओपीज बनाई है आज के दिन अपने बिजनेस पे, वो अगर एसओपीज फॉलो करेंगे और आज के दिन अगर डिजिटली हम ज्यादा परफॉर्म करेंगे अच्छा, क्योंकि पहले हम लोग बीटीएल एक्टिविटीज छोटे मोटे इवेंट्स करके हम लोग अपना बिजनेस कर लेते थे। आज के दिन बिजनेस ना सिर्फ शॉप ओरिएंटेड भी नहीं है,
हम लोग इवेंट्स करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, शादी में काउंटर लगाते हैं, कॉलेज फेस्ट में काउंटर लगाते हैं, कोई सेलिब्रिटी आते हैं उसके पार्टी में होस्ट लगाते हैं। कुछ कुछ हमारे आउटलेट ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे हैदराबाद आउटलेट की, तो हैदराबाद में हमारा अगर स्टोर का बिजनेस 2-2.5 लाख रुपए है ना, वहां के जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो 10 लाख रुपए से ऊपर सिर्फ इवेंट्स का बिजनेस करते हैं वॉफचा से। तो बिजनेस करने वाला होना चाहिए, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सेल्स अगर डाउन हो रहा है तो सेकेंडरी क्या ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं सर, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या ला कहाँ से ला सकते हैं। मैं ही तो मैं बता रहा हूँ, इवेंट्स कर सकते हैं, जो अपने पास गलती हो रहा है स्टाफ टीम ट्रेनिंग खुद से बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करना, जो चीज बताया गया उसको फाइंड आउट करना और सारे गैप्स को फुलफिल करना। और ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा पावरफुल रहेगी इस चीज पे, मतलब सेल्स ग्रो करने के लिए, या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग इज इनफ? क्योंकि जो वॉक इन कस्टमर आते हैं, हाँ, आई थिंक वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन मार्केटिंग। दोनों चीज आज के दिन इम्पोर्टेंट है, ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट, दोनों तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें डिजिटली भी पूरा साउंड होना पड़ेगा, हमें ऑफलाइन भी पूरा साउंड होना पड़ेगा। हम इवेंट्स अगर करते हैं, बर्थडे नहीं, ज्यादा पावरफुल क्या होती है? दोनों आज के दिन अपने पावरफुल है, दोनों में मार्जिन है, सब चीज है। उसमें टर्नओवर ज्यादा है, इसमें टर्नओवर कम है। ऑफलाइन में मार्जिन ज्यादा बचती है, ऑनलाइन में मार्जिन कम बचती है। लेकिन बिजनेस आज के दिन चलाने के लिए हर जगह प्रेजेंस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप दिखोगे, जितना ज्यादा आपको लोग देखेंगे, जितना ज्यादा आपके पास लोग आएंगे, उतना बढ़िया रहेगा। फिर आप कस्टमर का डेटा लो, नाम लो, नंबर लो, उसका इंस्टाग्राम अपना हैंडल करो, उनको फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजो, उनको कॉल कराओ, उनको मैसेज करो, उनको व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू मार्केटिंग करो कि सर हमारे पास ये ऑफर चल रहा है, आप आकर के ट्राई करो। बर्थडेज ऑफर दो, कुछ भी आप प्लान करो, हम उसके लिए रेडी हैं। हम अपने फ्रेंचाइज पार्टनर को भी ये समझाते हैं, आप प्लान तो करो सेल्स पे आकर के, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। करना आपको है, पर हम आपको बता सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये गेन किया है कि यार अगर हम बताएंगे और वो फॉलो करेंगे ना, तो उनको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अगर मेहनत कर रहे हो और नहीं आ रहा है। या तो अगर मैं बोलता कि हमारा प्रोडक्ट एकदम ही खराब है, मार्केट फिट प्रोडक्ट है ही नहीं, तब हमारा सेल्स रहता कि नहीं एकदम ही कुछ नहीं हो सकता, तब तो ये धंधा को बंद करो। इसमें लोकेशन का भी बहुत बड़ा मैटर करता है, इसीलिए हम लोग लोकेशन भी बहुत चूज करके सेलेक्ट करना चाहिए कि लोकेशन अपन कैसे कर रहे हैं। अगर लोकेशन अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छा है, पार्किंग अच्छा है, वहां पे लोग आ पा रहे हैं, इजिली अचीवेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोकेशन पे अच्छा बिजनेस हो सकता है। अब हमने कोई गली में खोल लिया जहाँ पे कार नहीं आ सकती है, जहाँ पे लोग आएंगे और वहां पे मतलब बैठने का जगह नहीं है, या रोड टूटी हुई है, या ये सब छोटा छोटा अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब हमारा सेकेंड फ्लोर में कोई कॉम्प्लेक्स में जाकर के अंदर में हमने दुकान खोल लिया, तो वहां पे हम सोचेंगे कस्टमर आ जाए। कस्टमर को आज के दिन चाहिए इजी एक्सेस। बिल्कुल सही बात है। अगर आज के दिन जहां पे दिख रहा है वहां पे लोग पहुंच जाएंगे, अगर रोड पे चलते हुए वो दिख रहा है, वो अरे चलो वहीं चलते तो वहां चले जाएंगे। या तो फिर अगर आपने कोई बहुत ही आउटसाइड में ऐसा कोई जगह ले लिया, तो आपको मार्केटिंग में बर्न बहुत करना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग मतलब आप समझो दिन भर मार्केटिंग करोगे ना, तब आपको बिजनेस आएगा, तब लोग आप तक पहुंच पाएंगे, तब आपके मैप गूगल मैप लगाएंगे कि ये दुकान कहाँ खुली है। आज के दिन दिल्ली एनसीआर की बात करूं, छोटे मोटे दुकान वाले बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल सही बात कि अंदर अंदर लोग घुस करके भी जा रहे हैं, उनसे बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास प्रोडक्ट ले रहे हैं। हम ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे पास लोग आएंगे। हम लोग कॉलेजेस में स्टोर चला रहे हैं, हम लोग हाई स्ट्रीट में स्टोर चला रहे हैं, हम लोग मॉल में आज के दिन स्टोर चला रहे हैं, हम लोग कॉलेजेस के बाहर भी स्टोर चला रहे हैं, अंदर भी चला रहे हैं, स्कूल्स के बाहर चला रहे हैं। तो हमने मल्टीपल स्टोर चलाने के बाद ये ऑब्जर्व किया है कि हमें कैसा लोकेशन चूज करना चाहिए, कैसा मार्केट होना चाहिए। तो उसका सब चीज ठीक रहता है, पैरामीटर्स। तो भी अगर कुछ हो जाता है तो फिर देखो किस्मत की बात होती है। हर धंधा हर दुकान में ये नहीं बोलता कि खुलता और चलता ही है। बहुत बार कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि यार नहीं चल रहा है, तो अपने को उस समय सही डिसीजन लेकर के मार्केट को शिफ्ट करना चाहिए। या तो अपने को वो आउटलेट कहीं पे और शिफ्ट कर लेना चाहिए, या तो अपने को कुछ और प्लान करना चाहिए, या फिर ये सोच लेना चाहिए या किसी बंदे के पास सर ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मान लो किसी ने अर्बन एरिया में कोई रूरल एरिया में कोई आउटलेट खोल लिया, हाँ, और सेल्स करनी है, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसपे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी लगा दी, हाँ, तो सेल्स का क्या फॉर्मूला है कि उसकी सेल्स बढ़ जाए? तो मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं है वहां के लिए, सीधी बात है। जो मार्केट फिट प्रोडक्ट है वो नहीं है। इसमें हम लोग क्या हेल्प करते हैं कि आपका अगर वैसा कोई सिनेरियो आता है, तो आपके लोकली एरिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो चलता होगा। वॉफल्स नहीं चलता है, पिज्जा चलता होगा, पिज्जा नहीं चलता है। सैंडविच चलता होगा, सैंडविच नहीं चलता है, रैप्स चलता होगा। तो आप बताओ कि ये प्रोडक्ट अगर हम लोग लाएंगे तो हमारे पास अच्छा मार्केट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि हमें पानी पूरी लाना है,
अब जैसे हमारे बैंगलोर के एक आउटलेट है, उनको होम कुक का शौक है, वो अपने स्टोर पे बोली यार कि चेतन मेरे को ना कुछ और अपने से करना है, एक्सपेरिमेंट और कुछ ट्राई करना है। तो इससे थोड़ा सा ब्रांड लॉयल्टी जाता है, लेकिन हम बोले कि मैम आप करो, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट करोगे ना आप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो वीकेंड्स पे अपने से पाव भाजी बना करके लाती है, पानी पूरी लाती है और वो वहां पे सेल कर रही है। तो उन्होंने बोला हम खुद चाहते हैं कि ऐसे बिजनेस ओनर रहे या ऐसे फ्रेंचाइज ओनर रहे जो अपने साइड से एफर्ट लगाए कि हमें बिजनेस करना है। हम तो आपको गाइड करेंगे कि मैम अगर आप पाव भाजी बना रहे हो तो आप और इसमें अच्छा क्या कर सकते हो। मैंने चाट का भी आउटलेट किया है, मैंने हर तरह का फूड आउटलेट किया है, तो मेरे पास वो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है कि यार बता सकते हैं कि क्या करना है। अगर ये रहता कि हम एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते कि नहीं यार नहीं चल रहा, बंद करो, आप निकलो, आपके पैसे डूब गए, वो काम हम नहीं करते हैं। आप चला के देते हैं। हम आपके पीछे, अगर आपको भी एफर्ट रोड मैप पे देते हैं, मतलब हम एक रोड मैप बता देंगे कि यार आपके प्रोडक्ट आपके एरिया में एक मार्केटिंग हम कराएंगे, छोटा सा एक्टिविटीज कराएंगे, फ्रेमवर्क एक तैयार करेंगे कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से मार्केट आपका वापस से हिट हो जाए। फिर अगर हम लोग वॉफल्स पे अगर कम फोकस करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो बूम करेगा, कोई ना कोई तो बूम करेगा। हम तो आपको हेल्प करने, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मिलकर के काम किया जाए कुछ अच्छा। बस उसी मोटिव से हम काम करते हैं साथ में। हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ वॉफल ही बेचना है, हमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारा कि नहीं आप सिर्फ वॉफल ही बेचोगे तो ही आपको बिजनेस मिलेगा, या आपके हमारे एकदम टर्म्स एंड कंडीशन एकदम स्ट्रिक्ट है, आप वॉफल ही बेच सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम और भी कुछ अगर करें तो हमारे अगर ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा मतलब आप बोलोगे कि अब मेरे को कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो हमारे को हैम्पर कर रहा है, या फिर नॉनवेज बेचना है या चिकन बेचना है, तो अब वो लोग मना कर देते हैं कि यार नहीं वो नहीं करते हैं अपन, नॉनवेज हम लोग एक्चुअली प्रेफर नहीं करते हैं, अलाउड नहीं करते अपने ब्रांड में। 100% वेज ब्रांड है तो उसका एक अलग एडवांटेज मिलता है अपने को। बट कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो अपने ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वो हम बेशक उनको करके देते हैं हम उनके लिए। अगर आज के दिन आप बोलोगे कि यार मेरे को ना वॉफल्स बेचना है चेतन, या डेजर्ट बेचना है जो इंडियन स्वीट्स या इंडियन मार्केट के हिसाब से हो, तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए। आप बोलोगे तो हम उस हिसाब से आपके लिए कोशिश करेंगे कि आप करो, हम आपको हेल्प करेंगे। आप अगर बोलोगे मेरे को गुलाब जामुन फ्लेवर का चॉकलेट चाहिए, हम गुलाब जामुन फ्लेवर का चॉकलेट डेवलप करके देंगे। आपको चाहिए जलेबी फ्लेवर का, हम जलेबी फ्लेवर का चॉकलेट डेवलप करा कर देंगे। तो हम मार्केट फिट प्रोडक्ट करने के लिए हर तरह का मार्केट, आज के दिन बॉम्बे का मार्केट, बैंगलोर का मार्केट, दोनों डिफरेंस। आज के दिन पटना का मार्केट हो या दिल्ली का मार्केट हो, सब अपने में डिफरेंस है। बेसिकली यू शुड बी वर्सेटाइल होना चाहिए। आज के दिन हम ब्रांड कांस्टेंट है कि हम यही बेचेंगे, बट हम लोग कुछ SKUs आपके लिए, आपके स्टोर के लिए, आपके लोकेशन के लिए हम आपको हेल्प आउट करेंगे, आपके लिए फ्रेमवर्क तैयार करके देंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हो और कैसे उस पर काम किया जा सकता है। बट हमारा यही चीज एक मोटिव रहता है कि आप भी हमारे साथ हैंड होल्डिंग करके साथ में काम करो। आपसे फ्रेंचाइजी लेने की बात सोचोगे सब ब्रांड करके देगी, तो हम वहां पे बैठ करके आपके लिए नहीं करके दे पाएंगे, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा साथ में। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही कही आपने सर। अगर आप बोलोगे कि ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली, अब हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे धंधा नहीं चलता। आप कितना भी बड़ा ब्रांड ले लोगे, ऐसे बिजनेस नहीं हो पाता है। अगर आपके हिसाब से मार्केटिंग, जैसे आपने मार्केटिंग की हमने बात की आपसे, और आपने भी मार्केटिंग का बहुत अच्छा बताया, तो मार्केटिंग में सबसे ज्यादा एक्सपेंस कहाँ लगता है? लाइक ऑफलाइन मार्केटिंग में लगता है या ऑनलाइन मार्केटिंग में लगता है? और दूसरी चीज ये कि अगर आपको मौका मिले कि आपको मार्केटिंग का जो बजट है वो कट करना पड़े, सबसे पहले आप कौन सी मार्केटिंग का बजट में कटौती करोगे आप, या फिर कट करोगे? जैसे अगर मार्केटिंग बजट की बात करें तो फ्लायर और ये आजकल कम चलते हैं। आप एक्टिविटीज करो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराओ, आप कंटेंट मार्केटिंग करो, डेली रील वीडियो शूट कराओ और मेटा एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको प्रमोट करो, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करो, तो वो अच्छा रहेगा। आपने को रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है और एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है। आप मान के चलो आपको सेल का 5% अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना मार्केटिंग पे, तो 5% ही आपको 50 बना करके देगा। बिल्कुल। तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए वैसा नहीं है कि एक्सपेंसेस है, वो आज के दिन नेसेसिटी है धंधा लाने के लिए। नहीं, तो सर ये पूछा मैंने कि जैसे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव या फिर ओवर हाइप्ड कौन सी मार्केटिंग है, लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन? लाइक जैसे हमें लगता है कि ये फिजूल की मार्केटिंग हम कर रहे हैं, इससे सेल्स आ नहीं रही है, ठीक है, तो और वो ओवर हाइप्ड है लोगों के मन में, या लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। जो पहले की मार्केट थी ना, जो बाहर चलती थी, जैसे बैनर लगाना, पैम्पलेट लगाना, होर्डिंग लगाना, वही मैं पूछूं, उसकी कन्वर्जन रेशियो कम है और एक्सपेंसिव भी है। प्रिंट मीडिया
उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये आजकल कम हो गया है। लाइक सोशल मीडिया पे जो फेसबुक पे एड्स वगैरह चलाते हैं या इंस्टाग्राम पे एड चलाते हैं, उसका क्या है? उसमें बहुत ज्यादा बर्निंग आपका नहीं जाएगा। अगर आप 200-300 रुपए भी लगाते हो ना, तो कम से कम 5,000 ऑडियंस तक आपका पोस्ट पहुंचेगा। 5,000 में अगर आपके पास 2% कन्वर्जन भी आता है, 5,000 में आपके 2 कस्टमर अगर लॉयल बन जाते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। और आपका रिपीटेड कस्टमर परसेंटेज क्या है? रिपीटेड कस्टमर हमारा ऑफलाइन का जो देखा जाए तो हमारा 75% के आसपास, 75% आपका रिपीट कस्टमर रेट। इट मींस यू आर सेलिंग अ क्वालिटी, सर। यस। और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में भी हमारे पास 60 to 65% कस्टमर रिटेंशन ऑर्डर आते हैं। अच्छा। हाँ। तो सर ये बताइए कि जैसे स्विगी जोमेटो के कमीशन के बाद आपका मार्जिन कितना इम्पैक्ट होता है, मतलब आपका या फिर वॉफ्चे का? स्विगी जोमेटो कमीशन तो जाते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर हम ऑफलाइन सेल करके 25% कमा रहे हैं, तो ऑनलाइन सेल करके हम 10% ही कमा रहे हैं। बट ऑनलाइन सेल्स अच्छी हो रही है, विजिबिलिटी है, दिख रहा है मार्केट में। आज वो ऑनलाइन खा रहे हैं तो ऑफलाइन भी कल हमारे पास खाने आएंगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना, देखो कितना भी घर पे मंगा के खा लो, आज के दिन जरूरत है, आज के दिन सब चीज है, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो डाइनिंग में आता है ना, जो होम डिलीवरी में आता है, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। अलग अलग है बिल्कुल। आज के दिन आपको पैक होकर के आएगा, आप उसको खोलोगे, खाओगे, वहां पे जा करके लाइव गरम गरम बन के मिल रहा है, ठंडा प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है, तो वो अलग क्वालिटी आता है। बिल्कुल। और आपका सर इन्वेंट्री वेस्टेज कितना होता है? इन्वेंट्री वेस्टेज हमारा लेस देन 10% है। लेस देन 10%। हमारी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, सब इससे ऊपर है। अच्छा। जो स्नैक्स प्रोडक्ट हैं उसमें थोड़ा बहुत वेस्टेज है, पर वो भी लेस देन 10% है। हम लोग इन्वेंट्री एसक्यू इसी हिसाब से अपना बनाए हैं ना, कि हमने अगर अपने मेन्यू में 250 प्रोडक्ट रखा है, तो वो 250 प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे को 100 आइटम से ज्यादा नहीं चाहिए। तो एसक्यूज में हमने खास फोकस करा कि आपको इन्वेंट्री बहुत बड़ा मैनेज नहीं करना, इन्वेंट्री कम मैनेज करके ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं, वो चीज है। आज के दिन हमारे पास 12-13 फ्लेवर की चॉकलेट है। 12-13 फ्लेवर की चॉकलेट से हम मोटा मोटी 70-80 तरह का डेजर्ट बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम 70-80 तरह का प्रोडक्ट मैनेज कर पा रहे हैं, 70-80 तरह का, अगर हमें सब प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट रखना पड़ता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। शेल्फ लाइफ मैनेज करना, बहुत सारा चीज प्रॉब्लम आ जाता है, कोई फास्ट मूविंग, कोई लो मूविंग, तो वो बहुत सारा स्टाफ की भी स्टाफ को सिखाना करना। आज के दिन है कि भाई अगर आपने कुछ मांगा तो यार इसमें ये जाता है, इसमें ये जाता है, उसको पूरा रेसिपी लिख करके दिया हुआ है, उसको याद कर लेता है, और कोई आता है तो हम उसको सिखा भी देते हैं, बहुत इजीली सिखा सकते हैं। कोई शेफ का काम नहीं है। कैसे सर? थोड़ा इस चीज को तो इलैबोरेट। जैसे एक शेफ की काम होती है ना, कि उसे पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, चॉपिंग का, कटिंग का, बेकिंग का। साउथ इंडियन शेफ, कॉन्टिनेंटल शेफ, तो इंडियन शेफ, चाइनीज शेफ। तो इसमें शेफ की जरूरत नहीं है कि डेजर्ट बेकरी शेफ आपको होना चाहिए। इसमें बेसिक बंदा उठाओ जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश पढ़ लेता हो, उसको उठाओ। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है सर, क्योंकि इंग्लिश आज के दिन मतलब बेसिकली हम जो लिख के देंगे वो हिंदी में भी दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने आता हो ना, तो उससे समझ में आ जाएगा कि टेबल स्पून क्या है, कितना क्वांटिटी, कितना मेजरमेंट डालना है, वेट मशीन कैसे यूज करते हैं, जोमेटो कैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। थोड़ा बहुत नहीं भी आता तो हम सिखा देते हैं। बेसिक अगर 5th स्टैंडर्ड तक भी कोई पढ़ा हुआ होगा ना, हम उसको भी सिखा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत फ्लुएंट इंग्लिश, आपको इंग्लिश का एमए कॉमर्स किया हुआ ऐसा कोई वैसा नहीं चाहिए। बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहेगा ना, तो थोड़ा काम करने और थोड़ा सिखाने में इजी होता है। सर स्टाफ को मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम आती है? बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी डिफिकल्टी आज के दिन स्टाफ मैनेजमेंट में है। और कस्टमर से रिटर्न का भी आपको थोड़ा रिटर्न भी फेस करना पड़ा होगा कि उन्होंने आप कंप्लेंट डाल दी हो। ये तो खैर रेगुलर। अगर स्टाफ अगर उस हिसाब से नहीं देख रहे और हम स्टोर पे उतना नहीं फोकस कर पा रहे हैं, या फ्रेंचाइज ओनर उतना नहीं देख पा रहे, तो स्टाफ गड़बड़ करेगा ही। और स्टाफ पे अगर हम फोकस करेंगे, गाइड करेंगे, तो वो ठीक कर सकता है। आज के दिन कोई है 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, उसको और अपॉर्चुनिटी मिल गया, कहीं और चला गया। तो इसमें सबसे बड़ी यही खासियत है कि आप बेसिक बंदा उठाओगे, उसको 1 हफ्ता में आप ट्रेन दे सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। 1 हफ्ते में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। 1 हफ्ते में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। सीखने वाला बंदा होगा 1 हफ्ते में सीख जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि हमारा ये शेफलेस मॉडल है। ओनर को भी हम लोग सिखाते हैं कि आपको कैसे चलाना है, क्या फॉलो करना है, क्या रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करना है, ओनर को भी हम बताते हैं। अच्छा। कि आप कैसे मेंटेन करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे। बहुत बार हमारे साइड से भी प्रॉब्लम आता है बिजनेस ओनर को, हम लोग भी फ्रेंचाइजी जब देते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन हम लोग समझाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मिलकर ही करेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। कुछ डिले हो जाता है कोई चीज में, कुछ प्रोमिस में, क्योंकि एवरीथिंग टेक टाइम। चाहे एक
जोमेटो का कोई चेंजेस भी कराना हो ना तो उसमें भी समय लग जाता है, या ऑनलाइन में कुछ चेंजेस कराना हो, ऑफलाइन में कुछ चेंजेस कराना हो, कुछ नया प्रोडक्ट हो, तो बहुत सारे चेंजेस कराने में, रॉ मटेरियल सप्लाईज में कभी ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो गया, कभी माल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग उसमें भी हेल्प आउट करते हैं कि यार ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा पॉलिसी से अगेंस्ट जा करके भी हम कोशिश करते हैं कि हम हेल्प आउट कर पाए, ताकि वो इजी एक्सेस हो पाए, ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए। और सर ये बताइए, स्विगी जोमेटो तो आप अवेलेबल है ही, आप ब्लिंकिट पे क्यों नहीं है? आप ब्लिंकिट पे कभी जाने की नहीं सोची आपने कि 10 मिनट डिलीवरी आपको, अगर कोई मैं ऑर्डर करूं, मुझे वॉफल खाने का मन है, वॉफचा का ही स्पेसिफिकली, ठीक है, और मुझे पता है 10 मिनट में आ जाएगा मेरे पास, तो वो तो ब्लिंकिट ही एक प्लेटफॉर्म है। नहीं, तो आज के दिन जोमेटो पे भी कुछ क्विक डिलीवरी का ऑप्शन है, स्विगी पे भी बोल्ट करके ऑप्शन है कि 10 मिनट में एक्सप्रेस डिलीवरी मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है इसमें ना, एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है आपको, ब्लिंकिट पे भी लगेगा। और ब्लिंकिट जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ब्लिंकिट बेसिकली पैक प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट बेच रहा है, और वो जो अभी अपना लॉन्च तो किया सर है, क्या चाय का जो लॉन्च किया है ना, वो उनके पास अपना डार्क किचन है, वो अपने से प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने से ही प्रिपेयर करके वो सेल कर रहे हैं। तो उस टाइप का प्रोडक्ट हमारे को फिर उनके किचन में जाके सेटअप करना पड़ेगा, तो वो अलाउ करेंगे तो बेशक हम कर सकते हैं। अरे तो क्या फिर उसके अलावा क्या रीजन है ब्लिंकिट पे ना जाने का? वही कि हम ब्लिंकिट में कैसे जा सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट तो हम फ्रेश बना के बेचते हैं ना, हमारा पैक प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग का फ्रेशली बेक्ड, फ्रेशली मेड सब चीज रहता है, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे पास्ता हो, चाहे वॉफल्स हो, चाहे शेक्स हो, चाहे थिक शेक हो, ब्राउनी हो, सब चीज फ्रेशली मेड रहता है। वो ऐसा नहीं कि 5 दिन पुराना है। और जोमेटो में ऐसा नहीं है, जोमेटो में तो फ्रेशली हमारे पास आएंगे, हमारे पास से लेकर के जाएंगे। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब के अपने डार्क स्टोर होते हैं, उनके पास से डिलीवरी होता है, वो स्टोर से कहीं से उठा के डिलीवर नहीं करते हैं, उनका ही डार्क स्टोर रहता है, वो लोग वहीं से डिलीवर करते हैं। तो उनके डार्क स्टोर में अभी उन्होंने कैफे वगैरह स्टार्ट किया है, जो कि कुछ प्रोडक्ट वो लोग जैसे चाय, बड़ा पाव, जैसे ये हो गया, सॉरी फूड डिलीवरी, ग्रोसरी भी है आई थिंक उसमें, बिग बास्केट्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये भी आई थिंक 10 मिनट का ही देते हैं, 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट। वो क्लॉज हट गया, अब तो जितना दिन लगे 30 मिनट्स तक आप कर सकते हो, ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहा। स्विगी ने सर 10 मिनट में वैसे बोला हुआ है, मैंने खुद ऑर्डर किया हुआ है खाना, तो स्विगी ने 10 मिनट में पहुंचाया हुआ है घर पे। हाँ, वो जब देखो ट्रैफिक नहीं रहेगी, अब आप देखोगे कि रोड पे भीड़ लगी हुई, अब 10 मिनट में सोचोगे आ जाए, तो नहीं आ पाता है सर। बिल्कुल 10 मिनट डिलीवरी तो बहुत एक तरह की वरदान है इंडिया के अंदर। हाँ। क्योंकि ना, मैं अगर मेरे यूएस के भी बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे चाइना के भी बहुत फ्रेंड्स हाँ। हैं, तो वो ये बताते हैं यहाँ पे 10 मिनट डिलीवरी एक सपना है। हाँ। चाइना और यूएस के अंदर वहां पे सबसे अर्लीस्ट डिलीवरी होती है 2 घंटे में, पर किसी भी चीज की। आप जैसे यूएस के अंदर 10 मिनट डिलीवरी जो है ना, वो अपने को तो बहुत अच्छा लगता है, पर राइडर के लिए कितना स्ट्रगल वाला चीज है। बिल्कुल। उनका बिजनेस, उनका जो सैलरीज है वो फिक्स सैलरी पे नहीं है, वो इंसेंटिव और डिलीवरी बेसिस पे। बिल्कुल। उनको 10 मिनट का डिलीवरी करने के लिए ना अपना जी जान लगाना पड़ जाता है, बहुत से एक्सीडेंट्स भी इसी वजह से इंक्रीज हो रहे होते हैं। अभी वो गए थे ना पॉलिटिशियन जो राघव चड्ढा, वो उसी बेसिस पे तो गए थे कि यार 10 मिनट में कैसे कर पाओगे, ट्रैफिक है, कुछ भी है, 10 मिनट में रेड लाइट्स है, ट्रैफिक है, और प्लस उसमें आइटम भी उठाना है उन्हें, जान पे खेल करके काम करने वाली बात हो जाती है। अरे 10 का 15 मिनट में हो गया है तो इजी है, तो इंसानी, रोबोट तो नहीं आ रहा ना, इंसान ही आ रहा है। 15 मिनट में भी आ गया तो उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि 10 मिनट डिलीवरी बंद होना चाहिए। पार्लियामेंट में जाकर के भी लो, प्लस उन्होंने इंस्टामार्ट और जेप्टो वाले प्लेटफॉर्म पे भी जाकर के उन्होंने राइडर के साथ घूमे यार कैसे कर पाते हो। बोला सर जान के बहुत, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी सेफ नहीं है, कुछ नहीं है, रेड लाइट आ गया, कुछ नहीं आ गया, हमारा पैसे कट जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सेफ्टी इशू और ये सब चीज देखना पड़ता है। और सर आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया में आजकल आपको पता है कि जीएसटी का क्या हाल चल रहा है, तो इंडिया में कितना मुश्किल है बिजनेस करना, क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर है। देखो पहले मेरे को भी लगता था कि जीएसटी और टैक्सेशन ये सब करना बहुत मुश्किल है, या ये बहुत प्रॉब्लम। चलो हम दुबई से ही कंपेयर कर लेते हैं, दुबई में 0 टैक्सेशन है, ठीक है, इंडिया में 18% जीएसटी है, ठीक है, उसके अलावा आपको मल्टीपल चीजों पे मल्टीपल जीएसटी है, ठीक है, 18%। तो सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि एक स्टार्टअप के लिए, एक स्टार्टअप ओनर के लिए, फाउंडर के लिए कितना मुश्किल है इंडिया में स्टार्ट करना एज कम्पेयर टू दुबई। देखो हमारे को भी यही लगता था कि यार जीएसटी देना, टैक्स देना, अपने पास कुछ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, बट अगर हम लोग सब चीज रूल एंड रेगुलेशन से फॉलो करते हैं ना, जैसे जीएसटी या जो भी गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है स्ट्रेटेजी, या जैसे भी उन्होंने
पूरा बजट प्लान किया है, उस हिसाब से अगर हम काम करते हैं ना तो हमें सपोर्ट भी काफी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट काम नहीं करती है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है। बहुत सारे सिस्टम है जिसकी वजह से आप काम कर सकते हो। आज के दिन आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं, आपको बिजनेस करना है, आपके पास 2-3 लाख रुपए है, आप सोचोगे 20 लाख का बिजनेस करना है, आपको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। आप अपना प्रोजेक्ट लेकर के जाओ, आप डिस्कस करो, थोड़ा है, इतना इजी नहीं है, हैसल है, लेकिन पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से। हमने भी कुछ कुछ फंडिंग उठाया गवर्नमेंट से, जो कि मेहनत लगा, समय लगा, लेकिन गवर्नमेंट ने फंड किया सब्सिडाइज रेट पे। तो आज के दिन अगर मैं मार्केट से एज अ लोन दिया या फिर एज अ लोन दिया, सब्सिडी भी है उसमें, एज अ लोन दिया, पर उससे आज बिजनेस कर पा रहे ना, बिजनेस कर पा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बिना मॉर्गेज के, बिना कोई चीज के मेरे को पैसे मिले। जी बड़े बिजनेसमैन हैं विजय माल्या सर, तो उन्होंने अभी पॉडकास्ट में बोला था कि सबसे बड़ा हर्डल जो है इंडिया के अंदर बिजनेस का, तो थोड़ा गवर्नमेंट ही है। तो कितना सच है इस बात में? देखो, कोई हर्डल, कोई गवर्नमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्स्टेकल पैदा करती है, ऑब्स्टेकल पैदा होता है। अच्छा। आप अगर रूल से, रेगुलेशन से काम करोगे, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। गवर्नमेंट भी आपके ऊपर गला घोटने के लिए आपका नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो, आपको गला घोट करके आपको मार डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सर इतने लोग इंडिया को छोड़ के फिर दुबई में बिजनेस क्यों सेटअप कर रहे हैं? फिर क्या, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो F&B हो, हाँ। चाहे वो मतलब कोई टेक्सटाइल का बिजनेस हो, चाहे XYZ कोई भी हो, तो सब गए कहाँ से इंडिया हाँ में? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे मेरे भी फाउंडर्स हैं दोस्त, तो वो कहते हैं कि हम दुबई शिफ्ट होंगे, और 2-3 तो हो भी चुके हैं, उन्होंने अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर लिया है। क्योंकि यार वो कहते हैं यार यहाँ पे टैक्सेशन इतना है, वहाँ 0 टैक्स है, और वहाँ गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, दुबई गवर्नमेंट की, फंड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो इस बात पे फिर ये जा क्यों रहे हैं इतने लोग यहाँ से, जब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर फंड कर रही है, अगर आपको फंड कर सकती है तो और भी लोगों को फंड कर सकती है वो, ठीक है। बट हैसल जो है ना, वो हैसल सब लोग लेना नहीं चाहते। उन लोग को लगता है इजी हो जाए, सारा काम इजीली चले जाए, बाहर जाकर के सेटल हो जाए। बाहर जाकर सेटल होना भी आज के दिन इतना इजी नहीं है। बिल्कुल। अगर फंड है आपके पास तो ही आप बाहर जा सकते हो। आज के दिन अगर आप दुबई में भी जाओगे कि आपको रहना है, तो वहां का भी गोल्डन वीजा लेने के लिए, वहां बिजनेस करने के लिए पैसे लगेंगे, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए लगेंगे। आपका 25 लाख होगा, आप यहाँ पे भी धंधा कर सकते हो, और बेशक है वहां पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन दूसरा रीजन ये भी तो है ना, फिर वो कहते हैं कि वहां पे 0 टैक्सेशन है, गवर्नमेंट वहां की सपोर्ट करती है बिजनेस में, और सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी है वहां पे, सब चीज है। खर्चे भी तो ज्यादा है, कमाई ज्यादा, खर्चा ज्यादा। आज के दिन अगर आप बोलोगे कि मैं सिंगापुर जाकर के या दुबई जाकर सेटल हो जा रहा हूँ, आप आज इंडिया में अगर 1 BHK फ्लैट आप रेंट पे लेने जाते हो, आपको क्या रेंज में मिल जाती है? 2 BHK फ्लैट, वो डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। लाइक दिल्ली में अगर 2 BHK फ्लैट लेने जाओगे तो आई थिंक 25 से 30 हजार रुपए, 25 से 30 हजार। और अगर मुंबई में जाएंगे तो वही 60 से 70 हजार रुपए। ठीक है, अच्छे एरिया में, नॉर्मल एरिया में हम जाएंगे ना तो दिल्ली में 10 हजार में भी 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा, मुंबई में 20 हजार में भी 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वो बहुत बहुत बेकार जगह में मिलेगा, बहुत आउटस्कर्ट एरिया में मिलेगा। आज के दिन एक्सेस है, मेट्रो है, बेकार जगह तो नहीं बोलेंगे, मिल जाएगा। पर ठीक है, मैं 25-30 हजार की बात करूं। अब आप दुबई में जाकर के क्या रेट में आपको मिलेगा? सर वही 1 लाख रुपए के समथिंग। 1 लाख रुपए के समथिंग सर, लेकिन वह फिर उस हिसाब से करेंसी वैल्यू, करेंसी कन्वर्जन भी तो बहुत है ना, कमाई है, खर्चे भी ज्यादा है। अगर आपका बिजनेस लॉस में जाता है, आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। आज इंडिया में अगर आप दिल्ली में बात करो, आपके पास अगर 20 रुपए है जेब में, तो भी आप पेट भर के खाना खा सकते हो। आपके पास अगर 2000 रुपए है, तो भी हो सकता है कि आप पेट भर के खाना नहीं खा पाओ। बिल्कुल दुबई में लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपके 20 रुपए है, आप जाकर के वहां पे काम कर लोगे। तो बनना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। आपको लग्जरी, आपको अगर शेयरिंग पे, आप वहां बेशक जाके काम कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। टैक्सेशन का रिलैक्सेशन है, बहुत सारा चीज रिलैक्सेशन है। हमारे पास भी ऑप्शन है रिलैक्सेशन का, उसका ट्रेनिंग जरूरी है, उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आज के दिन आप अगर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करके काम करते हो, आप 3 साल प्रॉफिट बिना टैक्स भरे हुए आप अपना काम कर सकते हो। आप GST भर रहे हो, GST के बेसिस पे आप कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हो। साल भर का आप GST दिखाओगे, उसके बेसिस पे आप लोन लेकर के काम कर सकते हो। फंड्स आपको दे रही है, आप उसको इन्वॉल्व करके काम कर सकते हो। आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, सब चीज अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ अपना कंट्री का बढ़ाना है ना अपने को। इकोनॉमिक बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा। आज अगर सब लोग बाहर ही चले जाएंगे तो वहां भी गरीबी आ जाएगी, वहां भी जगह नहीं रहेगा, वहां भी पॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल सही। आज अपने पास स्ट्रेंथ है, अपने पास लोग हैं, सब चीज है,
बाहर उनको जरूरत है तो वो हमारे पास से लोग बुला रहे हैं। उनके पास भी तो लोग हमारे पास भी आजकल इंडिया आ रहे हैं काम करने के लिए, अगर आपको बहुत पता आ होगा रहे हैं, तो। बिल्कुल सही बात है, तो बहुत। वहां भी देख रहे हैं कि यार वहां इतने सारे टफ कंपटीशन है, सब चीजें है, तो भी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सब चीज चलता रहेगा। अपना किस्मत अपने को कहाँ लेकर के जाएगा वो ऊपर वाले के ऊपर ऊपर है। वाले जो, बिल्कुल सही बात है। आप जैसे आप वॉफ्चा इतना अच्छा ब्रांड चलाते हैं आप, ठीक है, तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपना बिजनेस दुबई शिफ्ट कर जाऊं या फिर यूएस में शिफ्ट कर जाऊं या लंदन, यूके, इतने मिडिल ईस्ट में? तो मतलब ऐसा कभी कुछ ख्याल नहीं आया आपके समय मन आएगा में? तो जरूर करेंगे। मतलब और कहाँ शिफ्ट हो सकता है सर आपका बिजनेस? इंडिया में तो है ही, इंडिया में तो हम आप लोग चलते पूरे रहने वर्ल्ड चाहिए, में कर सकते हैं, कल पूरे के वर्ल्ड दिन में, अगर क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं सर, मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना, वॉफल खाने वाले लोग हर जगह नहीं है, हम्म पिज्जा खाने वाले लोग हर जगह नहीं है। हम्म मान लीजिए आपने वॉफल खोल लिया यूएस के अंदर, यूएस के एक एक आउटस्कर्ट एरिया में, और वहां पे वॉफल खाने वाला एक भी नहीं है, तो फिर वो चीज तो प्रॉब्लम हम है। जब मार्केट खोलेंगे, डिपेंड टू कहीं पे भी डिपेंड, खोलेंगे ना, बिल्कुल। तो हम वो स्टडी करके ही खोलेंगे कि भाई यहाँ पे चलना है कि नहीं चलना है। अगर वहां पे चलेगा तो ही बिजनेस वहां पे खोलेंगे। और वो थोड़ा सा R&D तो करेंगे ना, कहीं पे भी खोलना है तो। हाँ, और अपना एनालिसिस बहुत जरूरी हाँ है। प्लानिंग करके ही कहीं पे भी खोलेंगे, ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी नहीं खोलेंगे। आज अगर मेरे को बोला जाएगा कि मेरे को ग्रेटर नोएडा में भी कहीं पे खोलना है ना, तो पहले हम लोग आज के दिन फ्रेंचाइजी देने से पहले भी ना बहुत सोच समझ के देते कि यार वहां पे धंधा बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो पहले हम लोग किसी को बोल देते कि ले लो। बट अब हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम बहुत चूजी हैं। हम स्लो एंड स्टडी बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं अच्छे लोग जुड़े, अच्छा लोकेशन चूज करें, अच्छा काम हो। तो वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं। हाँ, अगर दुबई में अपॉर्चुनिटी आएगा तो दुबई में भी हम काम करेंगे, अगर लंदन में आएगा लंदन में भी करेंगे। जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे लिए फिजिबल है, हमारे लिए हैंडल करना इजी है, हम उनको हेल्प कर सकते हैं, वो हमको हेल्प कर सकते हैं काम करने के साथ में। बेसिकली फ्रेंचाइजी इज नॉट अ कि हमने आपको दे दिया हमारा काम खत्म हो गया। ये एक तरह का पार्टनरशिप बिजनेस है, जो कि आप मेरे साथ पार्टनर बनोगे और हम लोग एज अ पार्टनर काम करेंगे। आप वहां पे काम करोगे, हम आपके लिए यहाँ से काम करेंगे, मिला करके काम करेंगे। तो जहां पे अगर लगेगा कि यार अच्छा पार्टनर मिल रहा है, काम कर सकता है, बढ़िया काम है, चलो करते हैं। बिल्कुल बस वही चीज बिल्कुल। है। और सर ये बताइए कि आप वॉफ्चा के जो आप फाउंडर हैं, तो आप पता नहीं आंसर देंगे नहीं देंगे इस बात का, हाँ इसलिए मैं हिचकिचा भी रहा हूँ पूछने हाँ। में कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है ऑल ओवर दी इंडिया से और सारे आउटलेट से, और महीने का बता दीजिए, अप्रोक्स ही बता दीजिए। देखो, अभी हम लोग बहुत सारा चीज में ना, अभी प्रॉफिट मार्जिन तो हमारे पास आते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज में हमारा बर्निंग में भी जाता है। अभी हम लोग एक्सपेंशन के स्टेज पे हैं। मैन पावर का बढ़ाना है, ऑपरेशन मैनेजर, एरिया मैनेजर, अपने को ट्रेनिंग हेड, NSO टीम, और ये सब चीज में अभी को अपने को ऑपरेशनल बहुत सारी एक्सपेंसेस ज्यादा जाता है। पर हमारे पास खुद के भी स्टोर्स हैं जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा हम लोग कर पाते हैं। एक स्टोर से हम लोग मोटा मोटी, कोई स्टोर से अच्छा, कोई स्टोर से कम, कोई स्टोर से ज्यादा, मिला जुला के ठीक ठाक बिजनेस कर लेते हैं। मोटा मोटी अगर मेरी 8 स्टोर की बात करें, तो आज 8 स्टोर मिला करके हम मोटा मोटी 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बना लेते हैं। प्रॉफिट? 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट 8 स्टोर और से बना सेल्स? सकते हैं। सेल्स टोटल की बात करें तो पांचों स्टोर का मिला जुला करके 30 लाख रुपए, 8 स्टोर का मिला जुला के 35 लाख रुपए से 40, 35-30 लाख 35-40 रुपए। लाख तो उसमें प्रॉफिट आप 5 लाख रुपए, क्योंकि हमारे को बैकहैंड भी देखना है, मेरे को वेयर हाउस भी देखना है, मेरे को सप्लाई चेन भी देखना है, मेरे को लोगों को भी सपोर्ट करना है, लोगों का भी काम देखना है, सब चीज करना है। तो बहुत बार हर चीज में डिले भी हो जाता है, बट कोशिश कर रहे हैं कि जब स्टेबिलिटी पे आएंगे, जब अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी पे आएंगे। अभी हम ऐसा नहीं है 5 लाख रुपए रख करके हम अपने जेब में भर ले रहे हैं, हम सब में डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। थोड़ा प्रोडक्ट को अच्छा करने में, थोड़ा मूवमेंट को अच्छा करने में, टीम को स्ट्रॉन्ग करने में, अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजाइज को फाइनलाइज करने में, सारा चीज को रूट मैप करने में, SOP डेवलपमेंट में। तो अभी उस चीज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ कुछ स्टोर्स हम ऐसा जगह ओपन करें ताकि हम अपने फ्रेंचाइजी को सपोर्ट कर पाए। मतलब जहां पे भी हम फ्रेंचाइजी देते हैं, उसके 12 आवर के जर्नी के नियर बाई में हम पहले खुद का एक आउटलेट डालते हैं, ताकि उसको कल के दिन कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हम उनको हेल्प आउट कर पाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग सोच करके काम कर रहे हैं। सर एक यूथ है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हाँ तो ये हम एक यूथ है जो अभी कॉलेज पास आउट है, हाँ। तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है और उसको एक तरीके से ब्रांड बनाना चाहता है, हाँ, तो उसको थोड़ा मैसेज दीजिए कि क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे वो बन सकता है, कैसे मार्केटिंग कर सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है बिजनेस लाइन में, वो थोड़ा बताइए इस चीज के लिए। तो बिजनेस अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी कहीं पे से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसका आइडिया कितना अच्छा है
और वो आइडिया पे कितना पैशनेटली और मोटिवेशन के साथ काम कर रहा है, उस चीज पे बहुत डिपेंडेंसी है कि वो जो मार्केट का गैप है उसको फुलफिलमेंट करना, या कोई चीज है मार्केट में गैप अगर नहीं भी मिल रहा है तो कुछ ऐसा कुछ करना जो कि लगता है कि यार इससे अपन कुछ कर सकते हैं, तो एक बार उसे ट्राई जरूर करना चाहिए कि यार एक बार ट्राई करते हैं क्या होगा, और उसमें इंडल्ज हो जाना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में। आज के दिन एआई है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उसके बारे में पहले पूरा एक डेटा क्रिएट करना कि क्या क्या प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या चीज हो सकता है, उसको चैनलाइज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अपन काम कर सकते हैं। वो एक स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क तैयार होगा ना, अगर उस पर मेहनत करके काम करेगा तो डेफिनेटली अच्छा बिजनेस बना सकता है। सर बहुत से लोग ऐसे भी हैं हमारे दर्शक जो भी देख रहे होंगे कि चार बार बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते वो, और वो लॉस हो गया तो बीच में ही छोड़ दिया। तो उनको वो टिके कैसे रहे, वो मतलब कंसिस्टेंट कैसे रहे, क्या चीज उन्हें मोटिवेट करे, आप क्या मंत्र देना चाहेंगे कि टिके रहो भाई, कहीं जाना नहीं है। अब आज नहीं तो कल आपको सफलता या फिर सक्सेस मिलेगी जरूर, आप बट टिके रहो। उस चीज का वो टिके रहने की जो मंत्र है वो क्या है, जैसे आप टिके रहे? हाँ, समय लगता है, मैं भी बहुत मुश्किल से टिका रहा। मैं भी आज तक 10 से 15 बिजनेस करके छोड़ दिया, फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, एक बिजनेस पे टिके रहना, एक ही पे दिमाग लगाएंगे, एक ही पे दिमाग लगेंगे। फिर लगता है कुछ नया आ गया, उस पर दिमाग लगाते, फिर आया कुछ नया, फिर ये समझ में आया नहीं भाई, एक तो कंसिस्टेंसी रहते हैं तो फिर उस पर अपन ज्यादा दिमाग से काम कर पाएंगे और उसी को बढ़ाते हैं। आज के दिन अगर मेरे को ये कम दे रहा है तो धीरे धीरे जब यही बढ़ेगा ना तो यही अच्छा दे देगा। 10 जगह अगर हम जाएंगे ना तो 10 जगह में कुछ अचीव नहीं हो पाएगा, कुछ बिजनेस चलेंगे, कुछ बंद होंगे, कुछ उस हिसाब से काम होता रहेगा। बट अगर हम टिके रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहते हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो थोड़ा समय बाद कोई कोई कंपनी रहती है कि यार उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाया, उनकी वैल्यूएशन मतलब धीरे धीरे करके उनकी 100 करोड़ तक पहुंची। अच्छा, 8 साल तक उन्होंने काम किया, 100 करोड़ तक पहुंची। अब आज के दिन वही कंपनी 8 साल तक उनको लग रहा था कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, 100 करोड़ तक पहुंच गई प्रॉफिटेबिलिटी में। तो उनको भी अगर वो 10 जगह सोचते काम करने का, तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम फेसिंग होता, या फिर वो सोचते कि और कहीं कुछ कर लेते। पर वही आज 100 करोड़ की कंपनी आज के दिन 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। ओ वाह। उनको 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 8 साल बाद ग्रोथ मिला। आप वो कंसिस्टेंसी ग्रोथ कर रहे हैं, आईपीओ है, बिजनेसेस है, सब चीजें। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि भाई समय आता है, हर बिजनेस का एक टाइम होता है, आप कितना समय दे रहे हो, आपका भी समय आएगा। एक पैशन होना एक चाहिए पैशन कि, होना चाहिए कि मुझे टिके रहना है। हाँ, लेकिन अगर आप सोचोगे यार ये बहुत सारा बिजनेस करते हैं ना, ये चलना नहीं है, बट कर रहे हैं, तो वो भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी और है सर कि यार इंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इंटेंट इंटेंट बहुत जरूरी है। कि इंटेंट आपकी मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ है, आप करने के मोटिव से कर रहे हो, टाइम पास के मोटिव से नहीं। आपको लगता है कि यार मेरे को धंधा बनाना है, बिजनेस खड़ा करना है, मेरे को आगे कुछ मार्केट को डिलीवर करना है, मेरे को अपना फुलफिलमेंट देखना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, मार्केट सब चीज को लेकर के चलना है, तो आपको बेसिकली समय लगता है, चीजों में टाइम लगती है, तो अचीवमेंट मिलता है। हाँ, मेरे मैं भी पापा यही बोलता हूँ कि आज भी मेरे को इतना मतलब पहुंच गया हूँ, लेकिन आज भी मेरे को लगता है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, अभी मेरे को अचीव करना बहुत बाकी है, समय लगेगा, बट दे रहे हैं 100%। बहुत जहाँ बार आप होता है है सर, कि हाँ, बहुत लोग तमन्ना करते हैं आपके यहाँ आने की, बट आपकी लेकिन अभी जगह। भी मेरे को लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। लगता है कि यार अभी बहुत कुछ करना, भी तो यार स्टार्ट किया है, 4-5 साल हुआ, अभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी तो और बहुत आगे जाना है, अभी रेस लंबी है। मेरे फादर साहब एक कहावत कहा करते हैं, मुझे एक बार बहुत पहले समझाई थी वाली बात, धंधा ऐसा करियो कि जो दूसरे को भी प्रॉफिट हो आपसे, हाँ, वही धंधा सक्सेसफुल होता है हमेशा। हाँ, अगर आप नियत साफ, जैसे मैंने बोला इंटेंट की बात, तो वही चीज है। मेरे फादर साहब कहा करते हैं कि धंधा ऐसा करो जो दूसरों का फायदा हो, दूसरों का फायदा हो तो आपका धंधा हमेशा चार चांद लगेंगे। वही चीज है, तो वही मैं बोला ना, फ्रेंचाइजी वाले को भी हम लोग यही समझाते हैं, आप फ्रेंचाइजी लो, बेशक लो, मेरी कंपनी की लो या कोई भी अदर कंपनी के लो, आप इस इंटेंट से, इस मोटिव से लो कि यार हमें बिजनेस करना है। आपका हार्ड अर्न मनी, आपके फादर का या आपकी फैमिली का या जो भी आपने पैसे लगाए हैं, वो बहुत हार्ड अर्न मनी है। बिल्कुल। आप वो पैसे लगा रहे हो तो आप उससे रिटर्न लाने का कोशिश करो। आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो हम आपका हेल्प करेंगे कैसे करना है, आप दूसरे के साथ काम कर रहे हो, आप उसमें भी अपना 100% लगाओ, उसके साथ भी डिस्कस करो कि क्या होता है, कैसे होता है। आपको सफलता मिलेगी, समय लगेगा बट मिलेगी, टाइम लगेगा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको अपने उस हिसाब से पूरा एक डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा उसके लिए। आज आप सोचोगे कि दुबई चले जाते हैं, टैक्स नहीं है, कभी लंदन चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, टैक्स नहीं लगे। टैक्स कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना,
अब कमाई नहीं होगा तो हम दुबई में भी कहाँ से धंधा करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दुबई में ऑप्शन बहुत है दिल्ली में, इंडिया से ज्यादा। इंडिया में भी है। बहुत से लोग दुबई जो शिफ्ट हुए वो कहते हैं दुबई इज फार बेटर देन इंडिया एज कम्पेयर टू इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली बिजनेस। फार बेटर है, फार बेटर सब कुछ है, इंडिया भी फार बेटर है। आप खोजो तो, आप अपॉर्चुनिटी निकालो तो। आप रोड पे खड़े होके चाय भी बेच रहे हो ना, तो उसमें भी लोग अपॉर्चुनिटी निकाल करके लाख रुपए महीना कमा ले रहे हैं। पानी पूरी वाला भी 50,000 रुपए कमा ले रहा है, तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हर कोई पानी पूरी बेचने लग जाएगा तो फिर खाएगा कौन, मेन बात ये। और कुछ एक्सप्लोर द मार्केट, मार्केट इज वेरी बिग। और इंडिया की मार्केट इतनी बिग है कि यहाँ पे कुछ भी बेचेंगे तो रोज के 1,000 रुपए तो वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। हो जाएगा, समय लगेगा, हो सकता है 1 महीना नहीं है, 6 महीना नहीं है, साल भर नहीं है, 1.5 साल नहीं है, टिके रहोगे ना तो आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, समय देना पड़ता है हर चीज में। समय आज के दिन कोई शॉर्टकट नहीं है कि यार आज हमने लगाया और हमने कोई कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लिया और हम सोचेंगे कि अरबपति बन जाए। बिल्कुल वो नहीं होता। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये आप मानते हैं चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदमी को लगता है कि अगर किस्मत होगा तो आज 30 आउटलेट है, इस साल हमारा प्लानिंग है कि हम लोग 100 आउटलेट तक करेंगे। अरे वाह। नेक्स्ट ईयर प्लानिंग है कि 300, धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करेंगे, जैसे जैसे बिजनेस आएगा वैसे से ग्रो करेंगे। बहुत सही सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें समय दिया और हमारे पॉडकास्ट में आप आए, अपनी कीमती समय दिया, और हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया वो पॉडकास्ट देख के, और कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको ये पता लगा होगा कि अगर आदमी का लगन हो और आदमी अगर कंसिस्टेंट से लगा रहे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये चेतन जैन सर ने ये एग्जाम्पल है और इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है आज। ठीक है, अगर आप भी लगे रहेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपके दुनिया कदम चुमेगी। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।